भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के महत्वपूर्ण कार्य इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले गवर्नर जनरल है, उनका कार्यकाल दिया हुआ है, फिर उनने क्या क्या कार्य किए हैं वैसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल है क्लाइव। तो क्लाइव थे गवर्नर जनरल, उनका कार्यकाल था 1757 से 1760, फिर दोबारा आए 1765 से 1767। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि, बंगाल में द्वैध शासन, श्वेत विद्रोह, कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति 1772 में कर दी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय जो हुआ था 1780 से 84, इन्हीं के शासनकाल में हुआ। रेगुलेटिंग लिखा है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो रेगुलेटिंग एक्ट होगा, ये गलत छपा है यहाँ पे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में। नंद कुमार को गलत आरोप में फांसी 1775 में। तो नंद कुमार को गलत आरोप में फांसी 1775। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। भारत में पंचवर्षीय फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था। बनारस की संधि 1773। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 1793। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1992। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793। भारतीय नागरिक सेवा का जनक, न्यायिक क्षेत्र में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का जन्मदाता। कॉर्नवालिस संहिता 1793। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। सर जॉन सोर 1793 से 1798। निजाम तथा मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध 1775 होगा या 1975 छप गया है, 1775 होगा। 1793 का चार्टर एक्ट पारित और देसी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक थे। सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1804। फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि। सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए क्षेत्र। हैदराबाद को कब मिलाया था? हैदराबाद को मिलाया था 1798 से 1801 में अवध को, 1801 में अवध को, मैसूर को 1799 में, मराठे 1802 में, भोसले 1803 में, तंजौर 1799 में। उसके बाद सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम थे 1807 में आए थे, 1813 तक रहे। महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच। पिंडारियों का दमन हेस्टिंग के काल में हुआ था 1817 से 1818। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू 1822। प्रथम 1822। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक चला। बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह 1824। तो बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। भारत के गवर्नर जनरल अब तक हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल, अब हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक रहे। सती प्रथा समाप्त 1829। ठगी प्रथा की समाप्ति 1830। नरबली प्रथा का अंत 1833 का चार्टर अधिनियम
कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1935। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी। 1835 में आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। साथ ही यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आंग्ल प्राचार्य शिक्षा विवाद। डिवीजनल कमिश्नर मंडलायुक्त की नियुक्ति। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836। समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा, इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया। लॉर्ड आकलैंड 1836 से 1842। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42। कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि। तो कंपनी रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुई थी। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844। सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में विलय कर लिया गया। एलन बरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा। नरबली पर प्रतिबंध। लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्यकाल लंबा था, काम भी बहुत सारा किया है। 1848 से 1856। द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध 1848 से 49। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1850। प्रसिद्ध व्यापगत का सिद्धांत की शुरुआत। प्रसिद्ध जो व्यापगत के सिद्धांत की शुरुआत हुई थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त हो गई 1853 में। कुशासन के आरोप में अवध 1856 में तथा अधिक कर्ज लेने के आरोप में बराड को 1853 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए गए। प्रथम रेलवे लाइन बनी 1853 में। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति पर डिस्पैच। संथाल विद्रोह 1856। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 1852। पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था। डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य। सतारा 1842। जैतपुर संभलपुर 1849। बघाट 1850। उदयपुर 1852। झांसी 1853। नागपुर 1854। एक करौली भी होता है 1855 में। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना। वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858। 1857 का विद्रोह। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1858 का एक्ट। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक उच्च न्यायालयों की स्थापना। भारतीय दंड संहिता 1858। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा प्रथम वायसराय। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869। प्रसिद्ध अहस्तक्षेप नीति, रिंग फेंस नीति। तो प्रसिद्ध जो अहस्तक्षेप नीति थी, जिसे रिंग फेंस नीति भी कहते हैं, वो सर जॉन लॉरेंस के काल में आई। 1866 में उड़ीसा तथा 1868 से 69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। यूरोप के साथ संचार व्यवस्था स्थापित हुई। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान द्वारा अंडमान में इनकी हत्या हो गई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876। पंजाब में कोका विद्रोह 1872। बिहार में अकाल 1873। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। दक्कन में भीषण अकाल 1876 से 78। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन 1878। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1877। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि 1877। प्रसिद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष की गई।
द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति 1882, प्रसिद्ध एल्बर्ट बिल विवाद 1885, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882, जनगणना प्रणाली की स्थापना 1881 में, कश्मीर और नेपाल को छोड़कर समूचे भारत की जनगणना करवाई गई, जनगणना को प्रत्येक 10वें वर्ष करवाने की योजना बनाई गई लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ROR के एग्जाम में पूछा हुआ था। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से 1888, बंगाल कृषक अधिनियम पारित 1885 में। लैंसडाउन 1888 से 1894, मणिपुर विद्रोह 1891, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की स्थापना 1893 में, तिलक द्वारा गणपति त्यौहार की घोषणा 1893, दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भयानक अकाल 1896 से 97, लॉयल कमिश्नर के नाम से अकाल आयोग का गठन, लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन, तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा 1895, चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897, किसके काल में हुआ था? लॉर्ड एलिंगन द्वितीय की। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक आए थे, 1899 से रहे 1905 तक। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति, नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन, यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक विशिष्ट मंडल लहासा तिब्बत गया 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, 1905, सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902, सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन 1905, सर कॉर्लिन स्टॉक मानक्रिफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना, रेलवे बोर्ड का गठन 1905, पुलिस विभाग में सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ, आंग्ल रूसी मित्रता 1907 में, खुदीराम बोस को फांसी, तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1908 में, भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित 1909 में, SP सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्ति 1909 में, सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक रहे, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911, दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही दिल्ली राजधानी बनी 1912 में, हार्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय उन पर बम फेंका गया, कब फेंका गया? 23 दिसंबर 1912 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 4 अगस्त 1914, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 1915, गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत 1915। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921, तिलक और बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल और सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना। तो तिलक ने की अप्रैल में स्थापना, बेसेंट ने की सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा 1916, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917, भारतीयों को सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति 1918, रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में 1916 में, सर SP सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर।
तो सर SP सिन्हा जो थे वो बिहार के पहले भारतीय गवर्नर हुए। फिर शिक्षा पर सैडलर आयोग की स्थापना 1917। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1 नवंबर 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1 नवंबर 1921। भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह 1921। MN राय द्वारा ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1921। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन समाप्त 11 फरवरी 1922। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे 1923 से 1925। काकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक रहे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध 1928। भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1928 में। सैंडर्स की हत्या। दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को। शारदा विधेयक अधिनियम बना 1929। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जीतन दास की लाहौर की एक जेल में मृत्यु। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जीतन दास की लाहौर की एक जेल में मृत्यु 1929। वायसराय इरविन को ले जा रही बग्घी पर बम फेंका गया 1929। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की 31 दिसंबर 1929 को। गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की 12 मार्च 1930 को। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। फिर आए नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की 16 जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं 16 अगस्त 1932 को। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन की घोषणा की 19 सितंबर 1932 को। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ 25 सितंबर, कहीं कहीं 26 सितंबर भी देता है, 25 सितंबर 1932 को। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1933 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजित हुआ दिसंबर 1932 को। भारत सरकार अधिनियम 4 अगस्त 1935। लॉर्ड लिनलिथगो नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक। तो इनके काल में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा लिया गया। मई 1934 नए चुनाव बहुमत के साथ कांग्रेस ने नई सरकारें स्थापित की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दिया। अक्टूबर 1939 में हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष चुने गए। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 19 फरवरी 1938 में त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी सुभाष चंद्र दोबारा अध्यक्ष चुने गए। मार्च 1939 में गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र का कांग्रेस से त्यागपत्र। अप्रैल 1939 तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में पेश किया। कांग्रेस ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 17 अक्टूबर 1940 में गुप्त रूप से सुभाष भारत से भागकर बर्लिन जर्मनी पहुंचे। 17 जनवरी 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। 1941 में रंगून बर्मा पर जापान ने बम गिराए। 1942 में क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया। मार्च 1942 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करवाया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी, अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया।
8 अगस्त 1942 को अलगाववादी मुस्लिम लीग के नेताओं ने लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा दिया। तो अलगाववादी मुस्लिम लीग ने के नेताओं ने लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा दिया मार्च 1944 में। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ब्रिटेन में चर्चिल के प्रधानमंत्री के बाद वेवेल भारत के वायसराय बने। वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों को शिमला में एक बैठक की 25 जनवरी 1940। तो वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला में एक बैठक की। कब की? 25 जनवरी 1945 में। बम्बई में नौसेना ने विद्रोह किया 18 फरवरी 1946 को। डेट याद रखनी है। बम्बई में नौसेना ने विद्रोह किया 18 फरवरी 1946 में। 24 के पेपर में पूछा हुआ है। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 में। मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की 16 मई 1946 में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकार किया 7 जुलाई 1946 को। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और करते हुए 16 अगस्त 1946 को ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया है। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार किया 16 अगस्त 1946 को और उसी दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। संविधान सभा के चुनाव 1 जुलाई 1946। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा में 3 जून 1948 तक भारत के स्वतंत्र होने की बात कही 20 फरवरी 1947। माउंटबेटन लास्ट है। माउंटबेटन 1947 से 48 तक रहे, 1 साल। माउंटबेटन भारत के वायसराय बने 24 मार्च 1947 को। जून थर्ड प्लान के अनुसार वायसराय ने इनको बोला जाता है जून थर्ड प्लान के अनुसार वायसराय ने भारत के विभाजन की घोषणा की 3 जून 1947 को। प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। जिन्ना भारत से कराची पहुंचे। संविधान सभा पाकिस्तान ने उन्हें अध्यक्ष चुना 7 अगस्त 1947 को। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी कथन। किसने क्या कथन बोला है? तो पहला है संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूँ। अशोक के प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में लिखा है। अशोक के प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगेट ने कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगेट। यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं किंतु वे ज्योतिष के विद्वान हैं, इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। किसने कहा था? बराहमीर ने बृहत संहिता में कहा है। ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। ये किसने कहा है? गार्गी संहिता में कहा गया है। ज्योतिष ग्रंथ, गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ। अरुण यवन साकेतम अरुण यवन माध्यमिकाम, अर्थात यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रौंद डाला था। ये किसने कहा है? पतंजलि ने महाभाष्य में। यवन आक्रांता साकेत पांचाल और मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज पाटलिपुत्र के निकट आ पहुंचे थे। किसने कहा है? गार्गी संहिता में। युग पुराण का खंड है ये। गार्गी संहिता के युग पुराण का खंड है। वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। वैदिक देवताओं का मंत्रों से कोई अलग अस्तित्व नहीं है। ये किसने कहा है? मीमांसा दर्शन के अनुसार। राजा को राज्य कार्य में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ अकेला पहिया नहीं चल सकता। ये कौटिल्य ने बोला है अर्थशास्त्र में। सभी संस्कार व्यवधर्मा हैं। प्रमाद रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध द्वारा कहा गया अंतिम उपदेश। न आरंभ है न अंत, न स्थिरता है न अस्थिरता, न एकता है न अनेकता, केवल अनारंभ मात्र है जो शून्य का पर्यायवाची है। ये कहा है नागार्जुन ने शून्यवाद के सिद्धांत देते समय बोला है। हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र या तुला यंत्र द्वारा होती थी। तो हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र या तुला यंत्र द्वारा होती थी। ये बोला है वाणभट्ट ने हर्षचरित में।
अनुलोम अनुलोम विवाह की संतान माता की जाति की तथा प्रतिलोम विवाह की संतान पिता की जाति की होगी। ये किसने कहा है? मेघातिथि ने। अत्यंजों के अंतर्गत कोली, पुष्कर एवं वराट जातियां थी। ये बोला है व्यास स्मृति पूर्व मध्यकाल के संदर्भ में। व्यास नेक्स्ट है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया तो महर्षि वशिष्ठ ने इनके विनाश के लिए आबू पर्वत पर यज्ञ किया। यज्ञ की हवि से प्रतिहार, परमार और चौहान एवं चालुक्य की उत्पत्ति हुई। ये किसने लिखा है? चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में। हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था। तो हर्ष के बारे में ये किसने बोला है कि हर्ष जो है वो महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था, ह्वेन-सांग ने कहा था। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लियन युग का है। ये डॉक्टर बेनेट ने कहा। कौड़ियों द्वारा दैनिक लेन देन किया जाता था। कौड़ियों होगा, कौड़ियों लिखा है। कौड़ियों द्वारा दैनिक लेन देन किया जाता था। ये किसने कहा है? फाहियान ने गुप्त काल के संदर्भ में कहा है। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था प्राक सामंती व्यवस्था थी। ये प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने कहा है। समुद्रगुप्त युद्ध और विजय के लिए ही प्यासा नहीं था, बल्कि उसके चरित्र का एक और विशिष्ट पक्ष था, काव्य तथा संगीत के प्रति लगाव। ये कहा है प्राक प्रशस्ति में कहा गया है। भारत को रत्नों की एकमात्र जननी, सबसे महंगी वस्तुओं की महान जन्मदात्री कहा है प्लिनी ने। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था जिसमें भारत रोमन राजकोष से 10 करोड़ सेसोस्टियर रोमन सिक्का न खींच लेता हो। किसने कहा है? ग्रीक इतिहासकार प्लिनी ने रोम से भारत आ रहे सोने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा। मौर्योत्तर काल में कनिष्क ने कश्मीर को जीत कर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। राजतरंगिणी में कहा गया है। मेनांडर आक्रमण करता हुआ पाटलिपुत्र और गंगा नदी पर तक पहुंच गया था। इसके राज्य की सीमाएं स्वात घाटी, हजारा जिला, पंजाब के रावी नदी तक फैली थी। ये किसने कहा? स्ट्रैबो ने कहा है। नेक्स्ट है, संगम साहित्य की रचना तथा उसका संकलन ईसा पूर्व की 3री से 6ठी शताब्दी के मध्य रखा जा सकता है। रामशरण शर्मा ने। नेक्स्ट है, संगम साहित्य 500 ईस्वी के मध्य में रचा गया। संगम साहित्य 500 ईस्वी के मध्य रचा गया। ये कहा था श्रीनिवास अयंगर ने। संगम साहित्य का रचना काल 100 से 300 ईस्वी के मध्य है। ये कथन है नीलकंठ शास्त्री का। नीलकंठ शास्त्री। केवल बर्बर, मलिच्छ एवं आर्य यानी आर्य में शूद्र भी सम्मिलित हैं ही दास बनाए जा सकते हैं। ये अर्थशास्त्र में कहा गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था। व्यवसाय परिवर्तन भी संभव नहीं था। केवल ब्राह्मणों को व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार आपातकाल में था। ये मेगास्थनीज ने बोला है। बड़ी मंत्री परिषद रखना राजा के अपने हित में होता है। ये कौटिल्य ने बोला है। पुष्यमित्र की राज्य क्रांति मौर्य अत्याचार के विरुद्ध तथा मौर्यों द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों का अस्वीकारण था। निहार रंजन राय ने। अशोक की शांति प्रियता तथा अहिंसा की नीति साम्राज्य के पतन का कारण बनी। सही आंसर किसने बोला? हेमचंद्र राय चौधरी ने। अशोक की धार्मिक नीति साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण थी। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री। हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वह रसोई घर में हो, अंतरपुर में हो अथवा उद्यम में, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करें। अशोक का 6ठा शिलालेख। अशोक के 6ठे शिलालेख में ये कहा गया है। नेक्स्ट है, अपने जीवन के अंतिम काल में उसे अशोक को केवल आधे आंवले पर निर्वाह करना पड़ा। दिव्यवदान ने कहा है। अशोक के धम्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही था। डॉक्टर आर भंडारकर ने अशोक के धम्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही था। धम्म की कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी, परंतु धम्म की बातें पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं। रोमिला थापर ने।
लेखों में वर्णित अशोक का धम्म उस समय के बौद्ध धर्म का एक पूर्ण तथा सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करता है। फ्रांसिस विद्वान सैनाट ने कहा है, अशोक के धम्म के तत्व विश्वजनीन हैं। हम उस पर किसी धर्म विशेष के प्रति प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्रदान करने का दोषारोपण नहीं कर सकते। रमाशंकर त्रिपाठी ने, धम्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। वस्तुतः अभिलेखों में विहित धम्म सभी धर्मों का सार था। फ्लिट ने कहा है, सभी संप्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं क्योंकि सभी आत्म संयम और भाव शुद्धि चाहते हैं। अशोक का 7वां शिलालेख, देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। अशोक का 13वां शिलालेख, धम्म विजय की चर्चा में, कश्मीर में अशोक ने विजयेश्वर नामक एक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तथा उसके भीतर 2 समाधियां निर्मित करवाई थी। ये दिया है राजतरंगिणी में। मनुष्य को अपने धर्म का आदर तथा दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की भी वृद्धि करता है, दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। अशोक का 12वां अभिलेख, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। ये बोला है सिंघली अनुश्रुति में। प्रजा के सुख से ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। अर्थशास्त्र में कहा गया है, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बू द्वीप का सम्राट बनाया। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बू द्वीप का सम्राट बनाया, ये महावंश में कहा गया है। संपूर्ण भारत उसके चंद्रगुप्त के कब्जे में था। संपूर्ण भारत उसके चंद्रगुप्त के कब्जे में था। जस्टिन ने कहा है, चंद्रगुप्त से संधि करके और अपने पूर्वी राज्य को शांत करके सेल्यूकस एंटीगोनस ने युद्ध करने चला गया। चंद्रगुप्त से संधि करके और अपने पूर्वी राज्य को शांत करके सेल्यूकस एंटीगोनस से युद्ध करने चला गया। ये बोला है जस्टिन ने। नेक्स्ट है, सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में दोनों में संधि हो गई तथा दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। MP यानस ने कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट सिद्ध नामक क्षत्रिय राजा का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट सिद्ध नामक क्षत्रिय राजा का पुत्र था। मुद्रा राक्षस पर ढूंढीराज की टीका। भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंदुकुश पर्वत थी। ये स्मिथ ने कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के द्वारा संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। ये प्लूटार्क ने कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी। जस्टिन ने कहा है, भारत में 7 जातियां हैं। मेगास्थनीज कृत इंडिका में भारत में दास प्रथा नहीं है। मेगास्थनीज कृत इंडिका में मोक्ष का उपाय ज्ञान नहीं अपितु भक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है। ये रामानुज ने कहा है, अन्यायी राजाओं को प्रजा दंड दे सकती है तथा उन्हें राज्य से बहिष्कृत कर सकती थी। अर्थवेद में कहा गया है। राजा परिरीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अर्थवेद में एक बार देवासुर संग्राम हुआ। बार बार पराजित होने के पश्चात सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजा विहीन होने के कारण ही हमारी पराजय होती है। अतः उन्होंने सोम को अपना राजा बनाया और पुनः युद्ध किया। इस बार उनकी विजय हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में, विदेह माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुंह से धारण किया। धृत का नाम लेते ही वह अग्नि पृथ्वी पर गिर गया तथा सब कुछ जलता हुआ पूर्व की तरफ बढ़ा और पीछे पीछे विदेह माधव एवं उनको पुरोहित गौतम राहुगणा चला। सतपथ ब्राह्मण में कहा है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माँ अन्न पसीने वाली है। वैदिक ऋषि अंगिरस ने ऋग वेद के 9वें मंडल में ऐसा कहा है। राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा मरुत बृहस्पति देव इंद्र और अग्नि उसे दृढ़ बनाए। अर्थवेद में विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ऋग्वेद 10म मंडल पुरुष सूक्ति शूद्रों का प्रथम उल्लेख। शूद्र वर्ग में आर्य एवं अनार्य दोनों ही वर्गों के लोग सम्मिलित थे। आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं के फलस्वरूप समाज में उदित हुए श्रमिक वर्ग की ही सामान्य संज्ञा शूद्र हो गई। डॉक्टर RS शर्मा ने कहा, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। अर्थवेद में कहा गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद में,
आर्यों का आदि देश भारत का महर्षि देश था। गंगानाथ झा ने बोला है। सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बोला है। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया है। मैक्स मूलर ने 1859 में कहा है। आर्यों का मूल निवास बैक्ट्रिया है, ये भी मैक्स मूलर ने ही कहा है। नहीं, जो आर्यों का मूल निवास बैक्ट्रिया है, ये जे जी रोड ने 1820 में ईरानी ग्रंथ जेंदा अवेस्ता के आधार पर कहा है। आर्यों का आदि देश हंगरी अथवा डैन्यूब घाटी है, गाइल्स ने कहा है। आर्य तिब्बत के मूल निवासी थे, दयानंद सरस्वती ने कहा है। उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल निवास था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। सिंधु सभ्यता के अंत का मुख्य कारण विशाल पैमाने पर जल प्लावन था, M.R. साहनी ने कहा है। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ था, मैके एवं मार्शल ने कहा है। सिंधु सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, R.L. स्टाइन ने कहा है। सिंधु सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ, जॉन मार्शल ने कहा है। सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण एवं आर्यों के आक्रमण से हुआ है, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा है। मेसोपोटामिया प्रेरक है सिंधु सभ्यता की, मेसोपोटामिया प्रेरक है सिंधु सभ्यता की, व्हीलर ने कहा है। सिकंदर ने संपूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन लोगों से सुना था, स्ट्रैम्बो ने कहा है। मिस्र तथा बेबीलोनिया के समान भारत में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व एवं सर्वदा स्वतंत्र शक्तिशाली सभ्यता तथा संस्कृति थी, प्रोफेसर चाइल्ड। इस्लाम की राजधानी से भेजे वस्त्रों, आभूषणों एवं उपहारों को उसके पुत्रों और अमीरों आदि ने ग्रहण किया। मिनहाजुस सिराज तबकाते नासरी में इल्तुतमिश के संदर्भ में। सर्वशक्तिमान अल्लाह अब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता है। तब खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ। फिरोज तुगलक अपनी आत्मकथा फुतूहाते फिरोजशाही, फिरोज तुगलक की अपनी आत्मकथा फुतूहाते फिरोजशाही में ऐसा बोला गया है। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता है, तब खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहाते फिरोजशाही में कहा है। संसार वेद है और सृष्टि कुरान है, प्रसिद्ध सूफी संत रज्जब ने कहा है। मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। ये वर्नियर ने कहा है। जमीन का एक टुकड़ा लेकर जब कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करता है तो कर की अत्यधिक वसूली के कारण उसकी स्थिति खराब हो जाती है और वह कृषि कार्य को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है, यह वर्नियर ने कहा है। शाहजहां के शासन काल के अंतिम समय का वर्णन करते हुए कहता है। 1600 ईस्वी में भारत की आबादी 10 करोड़ थी, W.H. मोरलैंड ने कहा। यह एक वफादार पत्नी का अपने स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक अथवा एक वफादार बीवी का अपने पति के लिए महबूबाना पेशकश थी, हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, अमीर खुसरो ने कहा है। मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। सर जूनानाथ सरकार शिवाजी के संदर्भ में। आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अंतिम आंग्ल सिख। गुजरात युद्ध 12 मार्च 1849 ईस्वी में शस्त्र समर्पण करते हुए एक वृद्ध सिख ने कहा था, मराठों का तेवर इस मराठा शासक की मृत्यु के बाद शिथिल पड़ गया। कर्नल पामर ने जो तत्कालीन पूना में अंग्रेज रेजिडेंट था ने नाना फडणवीस के संदर्भ में कहा था, अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। नाना साहब फ्रांस के सम्राट को लिखा था, मैं मानता हूं कि अंग्रेज उद्योगपति केवल इसलिए भारत में रेल बिछवाना चाहते हैं कि वे रुई और अन्य कच्चा माल अपने कारखानों के लिए कम खर्च पर प्राप्त कर सकें, किंतु यह रेलवे उद्योग भारत में आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत होगी। कार्ल मार्क्स ने कहा था। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। महात्मा गांधी ने कहा था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दौरान 1931 ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग द्वारा डाली गई परेशानियों से उबकर अब हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं। आज हमने भी पिस्तौल बना लिया है और उसके प्रयोग करने के हालत में है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा के दौरान। अब तो सत्ता दुर्जनों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ चली जाएगी, जो आपस में खूब लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में खो जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने कहा था सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर बहस के दौरान। जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ला जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म हम उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही न कर सके, उसे महात्मा गांधी जी ने कर दिया। उन्होंने शांति कायम कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्य चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेजों को अपना भारतीय साम्राज्य छोड़ने के लिए विवश करेगा, मगर किस प्रकार का भारत वे छोड़कर जाएंगे, कितनी भयंकर गरीबी होगी। जब शताब्दियां पुराने प्रशासन का प्रवाह सूख जाएगा, तब वे किस प्रकार का बेकार कीचड़ व गंदगी अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, किंतु अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता। लॉर्ड एटली ने कहा था, यदि मुझे अकालियों जैसे 1,00,000 स्वयंसेवक मिल जाएं, तो मैं 1 वर्ष के अंदर देश के लिए स्वराज्य जीत लूं। ये महात्मा गांधी ने कहा था। मैं हर बार इस देश में जन्म लूं तथा तब तक हर बार फांसी के फंदे पर झूलता रहूं जब तक कि मेरा देश आज़ाद न हो जाए। करतार सिंह ने कहा था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे विषम बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। लॉर्ड मार्ले ने मिंटो के पत्र में कहा था। कांग्रेस ने देश की एकता के लिए सदैव बहुत कुछ किया है। आज हमारे सामने 2 ही मार्ग हैं, 3 जून 1947 की योजना की स्वीकृति अथवा आत्महत्या। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, कांग्रेस सन्ने सन्ने लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतमय मृत्यु में सहानुभूति बनूं। लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस भारतीयों के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन ने कहा था, यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काटकर फेंक देना ही ठीक है, ताकि शरीर के अन्य भागों में जहर न फैले। सरदार पटेल ने कहा था, जब वे मुस्लिम लीग के लोग हमारे साथ रहने को तैयार नहीं थे, तो हम उन्हें क्यों और कैसे विवश कर सकते थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, मुझे लगता है कि जो भी तोड़फोड़ हुई है उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, कांग्रेस नहीं। महात्मा गांधी ने कहा है 23 सितंबर 1942 ईस्वी में। कांग्रेस जनों को यह समझना होगा कि प्रस्तावित आंदोलन पिछले सविनय अवज्ञा आंदोलनों की तुलना में अधिक तीव्र और विस्तृत हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर दिया था, हमें सिर्फ वादों पर निर्भर कर इसे खोना न होगा। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की यह नियत कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज दे दिया जाए। महात्मा गांधी ने कहा है, अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही हों, परंतु भारतवर्ष के लिए अहिंसात्मक आंदोलन के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पर कहा था, इस तथ्य से आंख मूंद लेने से कोई लाभ नहीं है कि हम एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहे हैं। लाला लाजपत राय ने स्वराज्य शब्द को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने कहा था, इसका अर्थ है स्वशासन साम्राज्य में यदि संभव हो और यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर भी। महात्मा गांधी, मुझे लगता है कि सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है। महात्मा गांधी ने कहा है, स्मरण रहे जमींदारों को हमें अपना मित्र बनाना है। महात्मा गांधी, क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। भगत सिंह ने अदालत में दिया गया बयान। मुख्य बात यह है कि जनता की सामाजिक व आर्थिक मुक्ति हमारा लक्ष्य होगा। भूपेंद्र नाथ दत्त ने कहा था, यह युद्ध तभी सफल हो सकता है जब हमारा समर्थन जनगण और नियमित सेना करे। गदर पार्टी ने कहा, शक्तिशाली जर्मनों के साथ मैत्री संबंध की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति में लाभदायक होगी। मादाम कामा ने कहा है, मादाम कामा ने, पराधीनता की ग्लानि जब जब अवश्य हो उठी, तब तब सभी देशों में देश प्रेम का प्रकाश आतंकवाद के रूप में दिख पड़ा। भूपेंद्र नाथ दत्त ने कहा है,
देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है। सुधार और उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, लाला लाजपत राय ने कहा है। लॉर्ड कर्जन पक्का और जोशीला साम्राज्यवादी था। उसे स्वराज्य की भावना से कोई सहानुभूति न थी और न जनता के सहयोग में विश्वास था। उसका आदर्श था तानाशाही शासन, रमेश चंद्र दत्त ने कहा है। 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद हमें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए, लाला लाजपत राय ने कहा है। वे न तो भारतीय समाज के रईसों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही उनका विशेष संपर्क या सहानुभूति जनसंख्या के विराट अंश से है, लॉर्ड डफरिन ने कहा है। इनसे उदारवाद की कार्य पद्धति से पाखंड और देशद्रोह को बढ़ावा मिला है। कुछ लोगों को देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का अवसर मिला, लाला लाजपत राय ने कहा है। यह एक ऐसे लूटे हुए देश की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है फिर भी साफ बचकर निकल जाता है, दादा भाई नौरोजी। यदि कोई भारतीय इस प्रकार अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने के लिए आगे आता भी तो सरकारी अधिकारी उसे अस्तित्व में ही न आने देते, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस की स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य यह था कि इससे आसन्न क्रांति की संभावना मिट जाएगी या उसका खतरा टल जाएगा, रजनी पामदत्त ने कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य कारण इसके जन्मदाताओं की साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की चिंता थी, लाला लाजपत राय ने कहा है। आज़ादी इंसान का पैदाइशी हक है, गुलामी खुदा की मंशा के खिलाफ है। भारत आज़ाद होगा और इससे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने बोला है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। होम रूल भारत का अधिकार है और राजशक्ति के रूप में उसे प्राप्त करने की बात कहना मूर्खतापूर्ण है। भारत राष्ट्र के रूप में अपना न्यायिक अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य से मांगता है, इस बारे में किसी की कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए, श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा है। यदि सरकार आज मुझसे कहे कि स्वराज्य ले लो तो मैं उत्तर दूंगा, उपहार के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे ऐसा कुछ स्वीकार नहीं है जो मैं अपने बाहुबल से न लिया हूँ, बिपिन चंद्र पाल ने कहा है। भारत के दुखों और बुराइयों का एकमात्र उपचार स्वशासन है, दादा भाई नौरोजी ने कहा है। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों उठो, भाइयों उठो, परमात्मा के सभी वरदानों में स्वराज ही उसका दिया हुआ सर्वोत्तम वरदान है। जिस शैतान ने उसे हमसे छल से लूट लिया है, देखें वह कब तक उसे संभाल सकता है, बहादुर शाह जफर ने कहा था। लोकतांत्रिक चुनाव पासे का एक ऐसा खेल होगा जिसमें एक आदमी के हाथ में 4 पासे होंगे व दूसरे के हाथ में सिर्फ एक, सैयद अहमद खान ने कहा था। इस समय कांग्रेस की हालत निश्चित तौर पर गड़बड़ है, जनता के बीच अब उसकी पकड़ नहीं रही है, बिलिंगटन ने कहा था। आप जनता को जिस माध्यम से पढ़ाया लिखाया जा सकता है वह माध्यम लोगों की क्षेत्रीय भाषाएं ही हो सकती हैं, कैप्टन कैंडी ने कहा था। आज केवल अंग्रेज ही व्यवस्था बनाए रखने में सफल हैं और व्यवस्था के बिना कोई उन्नति संभव नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। महारानी की करोड़ों जनता में से कोई अन्य लोग इतने राजभक्त नहीं जितने भारतीय शिक्षित लोग, बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा था। मृत तथा दफनाए या जलाए जा चुके लोग हमेशा के लिए मारकर दफनाया जलाए जा चुके अंतः मुर्दा अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, महादेव गोविंद रानाडे ने कहा था। हमारा मत यह नहीं है कि सत्य सभी धर्मों में पाए जाते हैं, बल्कि यह है कि सभी स्थापित धर्म सत्य हैं, केशव चंद्र सेन ने कहा था। प्रगति के साथ भारत की सरकार का प्रेम भाव अब समाप्त हो गया, स्पीयर ने कहा है। अगर इस विशालकाय साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो इसकी सरकार का यूरोपियों के हाथों में होना अनिवार्य है, लैंसडाउन ने कहा था। सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही सरकार का सबसे नरम रूप हो सकती है, चार्ल्स वुड ने कहा था। हम अपने हाथों अपनी आज़ादी की कब्र नहीं खोदेंगे, लक्ष्मीबाई ने कहा था। पुरानी बटमारी की मनोदशा व तरीके आधुनिक उद्योगवाद तथा पूंजीवाद की मनोदशा तथा तरीके में बदल गए, थॉमसन व गैरेट ने कहा था। मनुष्य की अत्यंत पतित व निकृष्ट नस्ल है,
मनुष्य की अत्यंत पतित व निष्कृष्ट नस्ल है जिसमें नैतिक जिम्मेदारी की नाम मात्र की भावना रह गई है। चार्ल्स ग्रांट ने काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं व नवाबों की सूची में शामिल होने की अपेक्षा एक योद्धा की तरह मर जाना अच्छा है। टीपू सुल्तान ने चोल कलाकार दैत्याकार कल्पना किए करते थे और उनकी उंगलियां जौहरियों के समान किया करती थी। फर्ग्यूसन ने कहा था रिंग वैदिक कार्यों में राजा की उत्पत्ति की ज्ञान उनकी पैतृक प्रणाली का ही परिणाम था। वी.एम. आमटे ने कहा था देश की तरक्की से उन्हें मुसलमान जितना प्यार है वह इस देश के किसी अन्य समुदाय से कम नहीं। जिन्ना ने कहा है अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बांध दिया और बाकी उनकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। बुकनान ने किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलाम से बल्कि भूस्वामियों व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। भगत सिंह ने पुलिस जनता के लिए चाबुक की तरह है और उसका उत्पीड़न हमारी सरकार के प्रति असंतोष के मुख्य कारणों में से थे। विलियम एडवर्ड्स फिर से पढ़ देती हूँ। पुलिस जनता के लिए चाबुक की तरह है और उसका उत्पीड़न हमारी सरकार के प्रति असंतोष के मुख्य कारणों में से थे। विलियम एडवर्ड्स भारतीय वस्त्र हमारे घरों हमारे निजी कक्षों व शयन कक्षों में घुस गए थे। पर्दे कुर्सी के गद्दे व बिस्तर भी और कुछ नहीं भारतीय कपड़े ही थे। डैफो भारत में अंततः अंधकारमयी रात्रि प्रारंभ हो गई। प्लासी के युद्ध के संबंध में नवीन चंद्र सेन ने कहा था अवध के सरदार पलक झपकते ही गड़बड़ी करने में सक्षम थे तथा दक्कन में मराठों से अधिक खतरनाक थे। सुजाउद्दीन ने कहा अगर पाकिस्तान का अर्थ पंजाब में खालिस मुस्लिम राज्य से हो तो ऐसे राज्य से मेरा कोई संबंध नहीं। सिकंदर हयात खान हम सब इस धरती के बेटे हैं, हमें साथ रहना है। मेरी बात मानिए, भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। जिन्ना आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायुओं और इस्पात की नाड़ियों की। स्वामी विवेकानंद अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंधन करें। जॉर्ज ऑक्सनडेन चोरी हत्या झूठ आदि पाप नहीं है। वह दान जप तप सत्य से कोई पुण्य नहीं मिलता, कर्मों का कोई फल नहीं होता। पूरन कश्यप एक राजनीतिज्ञ के रूप में महात्मा जी असफल रहे। विट्ठल भाई पटेल व सुभाष चंद्र बोस ने कहा है भारत के सभी देसी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था एकीकृत बंगाल एक शक्ति है तथा विभाजित बंगाल टूटकर बिखर जाएगा। हर्बर्ट रिजले वह यानी ह्यूम्स चतुर और सज्जनवत है लेकिन कुछ सनकी लगते हैं। लॉर्ड डफरिन देशभक्ति ही धर्म है और धर्म ही भारत के लिए प्रेम। बंकिम चंद्र चटर्जी मैं एक दिव्य दृष्टा नहीं हूँ, मैं एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ। महात्मा गांधी एक सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी आधारशिलाओं पर निर्माण करने की इच्छा रखता है। सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के नाम पर हम अपनी संस्थाओं का अंग्रेजीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था राष्ट्रीयता अभ्यंतर की एक देवी नियोजित शक्ति है और इसके पूर्व की यह सार्वभौम ऊर्जा के हृदय में जहाँ से यह आई है लौट जाए, इसे अपना ईश्वर प्रदत्त कार्य कर लेना चाहिए। अरविंद घोष ने कहा है ब्रिटिश शासन अपने वजन एवं शक्ति में दूरदर्श बेलन है जिसके अपने उपयोग हैं किंतु इससे भूमि के उपजाऊ होने में मदद नहीं मिलती। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है ईश्वर मनुष्य के गुणों को जानता है, उसकी जाति को नहीं। आने वाले विश्व में कोई जाति व्यवस्था नहीं रह पाएगी। नामदेव ने कहा है यदि मैं किसी गलत कार्य के लिए दोषी रहूंगा तो अपने खिलाफ भी फैसला कर सकता हूं। अकबर ने कहा मैं नहीं जानता कि सरा में क्या है और क्या नहीं, मैं अपने राज्य के हित में जो कुछ ठीक समझता हूँ करता हूँ। कयामत के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा
व्यक्तियों के ऊपर शासन को एक मामूली व महत्वहीन कार्य न समझो। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे पूर्ण गंभीरता व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरी किया जाना चाहिए, बलबन ने कहा था। वह शिवाजी भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता था, यदुनाथ सरकार ने कहा है। शिवाजी लुटेरा अथवा अलाउद्दीन या तैमूर लंग का हिंदू संस्करण था, खाफी खान ने कहा है। शिवाजी की जवाली विजय जानबूझकर की गई हत्या और संगठित छल कपट का परिणाम थी, यदुनाथ सरकार ने कहा है। यदि कभी महापुरुषों की महत्ता माताओं की प्रेरणा के कारण हुई हो तो शिवाजी के जीवन निर्माण में जीजाबाई का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, रानाडे ने कहा था। जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई है, पर्सी ब्राउन ने कहा था। हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए यह एक नई दुनिया है। इसमें पहाड़, दरिया, जंगल, रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर, पौधे, इसके लोग और उनकी भाषाएं, इसकी वर्षा, सब भिन्न है, बाबर ने कहा था बाबरनामा में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए करवाया था, बेगेल ने कहा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में एक महान भारतीय शासक का पुण्य स्मारक है, हावले ने कहा था। फतेहपुर सीकरी जैसी वास्तुकला की कृति न तो अतीत में हुई और न ही भविष्य में होगी, स्मिथ ने कहा। फतेहपुर सीकरी पत्थर में प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है, फर्ग्यूसन ने कहा था। सम्राट अकबर सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क के हृदय के विचारों को पत्थर और गारे का रूप प्रदान करता है, अबुल फजल ने कहा था। शेर शाह का सासाराम में मकबरा समूचे उत्तर भारत की सर्वोत्तम कृति है, पर्सी ब्राउन ने कहा था। आगरा तथा फतेहपुर दो बहुत बड़े शहर हैं, इनमें प्रत्येक लंदन से बहुत बड़ा तथा ज़्यादा घना है, 1585 में रॉल्फिच ने कहा था। मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ। मैंने देश अथवा लोगों का भला नहीं किया तथा भविष्य की कोई आशा नहीं है, औरंगजेब ने आजम को लिखा। उन प्रांतों के खेतों में न फसलें रहीं न कोई वृक्ष, उनके स्थान पर वहाँ चारों ओर मनुष्यों की हड्डियाँ बिखरी थीं, मनुची ने कहा। दक्षिण में औरंगजेब के यश और शरीर दोनों की समाधि बनी, स्मिथ ने। शान शौकत के प्रेमी शाहजहां ने भारतीय साम्राज्य के गौरव को संसार की दृष्टि में बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी। शाहजहां के राज्यकाल में शांति एवं सुरक्षा थी और यात्रा बड़ी सुगम एवं सुरक्षित थी। चोरी अथवा डाके का कोई भय नहीं था, ट्रैवर्नियर ने कहा है। विजेता तथा व्यवस्थापक के रूप में अकबर सर्वश्रेष्ठ था, किंतु जहाँ तक राज्य की व्यवस्था तथा सुप्रबंध, वित्त तथा प्रत्येक विभाग के सुशासन का संबंध है, भारत में ऐसा शासक नहीं हुआ जिसकी तुलना शाहजहां से की जा सके, खाफी खान ने कहा था। कृषकों की विपन्नता साम्राज्य के दूरवर्ती भाग में थी। जहाँ तक सम्राट शाहजहां की दृष्टि पहुँच सकती थी, वहाँ उसने लोगों के कष्ट दूर किए और न्याय संपादन किया, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। उस बादशाह जहांगीर के बारे में कहा गया है कि स्वभाव के बारे में मुझे यह सदैव प्रतीत हुआ कि यह चरम मात्राओं से निमित्त था, क्योंकि कभी वह निष्ठुर हो जाता था और कभी अत्यंत न्याययुक्त और सज्जन मालूम पड़ता था, टेरी ने कहा। दीन इलाही अकबर की साम्राज्यवादी भावनाओं का शिशु, वह उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक धार्मिक जामा था। दीन इलाही अकबर के अहंकार एवं निरंकुशता की भावना की उपज थी, स्मिथ ने कहा था। यदि मैं कोई अन्यायपूर्ण कार्य कर बैठूं तो स्वयं अपने विरुद्ध फैसला देने को उठ खड़ा होऊंगा, अकबर ने कहा था। अकबर की राजस्व व्यवस्था प्रशासनिक थी, उसके सिद्धांत उच्च कोटि के थे और वे आदेश जो राज्य की ओर से कर्मचारियों को दिए गए थे संतोषजनक थे, स्मिथ ने कहा था। अपने विशाल साम्राज्य का शासन करने के लिए उसने जिस शासन का सावधानी से संगठन किया था, वह उसकी ही प्रतिभा का प्रतिफल था। उसके समय में प्रशासकीय क्षमता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, मजूमदार ने कहा है। अकबर ने इस्लाम की नैतिकता को इतना ऊंचा उठा दिया जितना ऊंचा वह पहले कभी नहीं था, हैवेल ने कहा है। उसका माने अकबर के बारे में बोल रहे हैं। गुरुतर कार्य यह था कि शासक की हैसियत से उसने विभिन्न जातियों को और विभिन्न धर्मों को मिला लिया, लॉरेंस विनियन। अकबर का राजतंत्र राष्ट्रीय राजतंत्र था, के एम पनिक्कर ने कहा। अकबर को भारतीय राष्ट्रीयता का पिता कहा जा सकता है।
जिस देश में राष्ट्रीयता का अल्पमत अंश भी नहीं था और धर्म विघटन का एक कारण था। अकबर ने जानबूझ करके एक सामान्य भारतीय राष्ट्रवाद के आदर्श को विघटनकारी धर्म के ऊपर रखा। अपने प्रयत्न में वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि वह दूर तक गया और अपने प्रयत्नों में कुछ सीमा तक सफल रहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, शेर शाह में प्रजा के संरक्षण का जितना अधिक भाव था उतना अकबर के पहले अन्य किसी भी शासक में नहीं था। एस्काइन ने कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के साम्राज्य को लगभग खो ही दिया था। शेरशाह ने मारवाड़ के किले के बारे में कहा, शेरशाह द्वारा निर्मित सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां हैं। डॉक्टर कानूनगो, शेरशाह अकबर महान से भी अधिक रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और उससे बड़ा राष्ट्र निर्माता था। डॉक्टर कालिका रंजन कानूनगो, किसी सरकार ने अंग्रेजी सरकार तक ने इतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई जितनी कि इस पठान यानी शेरशाह ने। कीन ने शेरशाह के सुधारों के बारे में कहा है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगियां वह गिरते पड़ते चलता रहा था। लेनपुल ने लिखा हुमायूं की मृत्यु पर, प्रश्नचित्त वीर, महान, विचारशील और निष्पक्ष व्यक्तित्व के कारण यदि बाबर का पालन पोषण और प्रशिक्षण इंग्लैंड में होता तो निश्चित रूप से वह हेनरी चतुर्थ होता। हेनरी एलियट ने कहा था, बाबर अपने समय के एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं किसी देश तथा काल के सम्राटों में उच्च पद पाने योग्य था। स्मिथ ने कहा, इसने सूफीवाद ने उन तत्वों को अपनी ओर आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के वाहक के रूप में उभर कर सामने आए। तुर्की आधिपत्य काल में जब देश का जन जीवन घुटन का अनुभव कर रहा था, तब सूफी खानकाह ने सामाजिक संदेश फैलाने एवं सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया। प्रोफेसर गिब ने कहा था, शक्ति के प्रति आस्था का विकास, लोक भाषाओं में साहित्य रचना का आरंभ, इस्लाम के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप असहिष्णुता की भावना का विकास, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई और विचार और कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ। ये बोला प्रोफेसर रानाडे ने भक्ति आंदोलन के बारे में। अत्यंत विस्तृत अति जनांकीन तथा देसी हीरों, पेगू की लाल मणियों, चीन एवं अलेक्जेंड्रिया के रेशम और मालाबार के सिंदूर, कपूर, कस्तूरी, मिर्च एवं चंदन के क्रियाशील व्यापार का स्थान विजयनगर है। एडबार्डो बारबोसा, विजयनगर की परिधि 60 मील है। विजयनगर की परिधि 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं तथा उसके अधोभाग में घाटियों को परिवेष्टित करती हैं, जिससे इसका विस्तार बढ़ जाता है। अनुमान किया जाता है कि इस नगर में अस्त्र धारण करने के योग्य 90,000 आदमी हैं। राजा भारत के अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली हैं। निकोलो कॉन्टी ने कहा था, वह कृष्णदेव राय सबसे अधिक विद्वान एवं पूर्ण राजा था। वह ऐसे व्यक्तियों में से था जो विदेशियों का सम्मान करता था। वह एक महान एवं न्यायप्रिय शासक था। पुर्तगाली यात्री डोमोगोस पायस ने कहा है, सौंदर्य की दृष्टि से कुछ कमी होने पर भी तकनीकी ज्ञान तथा गणित की सूक्ष्मता की दृष्टि से यह मस्जिद उच्च कोटि की है। जॉन मार्शल ने कहा था, अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। जॉन मार्शल ने कहा था, कुतुब मीनार का निर्माण विश्व के समक्ष इस्लाम की शक्ति के उद्घोष के लिए किया गया था। मीनार न्याय तथा धर्म के स्तंभ प्रतीक थी, जिसे पूर्व तथा पश्चिम पर अल्लाह की छाया का प्रतीक माना गया। पर्सी ब्राउन ने कहा था, विश्वासघात में उसका अलाउद्दीन खिलजी का आरंभ हुआ, दानशीलता में वह विकसित हुआ और आतंक में उसका अंत हुआ। डॉक्टर RS शर्मा ने कहा, वीर एवं उदार हृदय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। मिनहाजुस सिराज ने कहा, इस दृढ़ एवं विशाल निर्मित कुतुब मीनार के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुसलमान शक्ति का अधिक प्रभावोत्पादक अथवा यथार्थ प्रतीक नहीं हो सकती, न ही कोई अन्य वस्तु इसके अलंकृत परंतु संयमित शिल्प से बढ़कर सर्वांग सुंदर हो सकती है। जॉन मार्शल ने कहा था, एक नए शासक वंश के संस्थापक के रूप में तथा दिल्ली साम्राज्य की क्षीण होती प्रतिष्ठा के पुनरुद्धान के रूप में बहलोल लोदी इतिहास में उच्च स्थान का अधिकारी है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा, फिरोज तुगलक सल्तनत युग का अकबर था। हेनरी इलियट तथा एल्फिंस्टन ने कहा था,
फिरोज तुगलक इस युग का सबसे धर्मांत एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा, वह विरोधी तत्वों का मिश्रण था, जैसा बाद के समय में जहांगीर हुआ। स्मिथ ने, इस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ तथा प्रजा अपने राजा से मुक्त हुई। बदायूनी ने कहा था मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर, मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। एल्फिस्टन ने कहा था, सुल्तान को मोहम्मद तुगलक को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, अतः उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। इब्न बतूता ने कहा था, दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। लेनपुल ने मोहम्मद तुगलक की राजधानी परिवर्तन के संदर्भ में कहा था, हजारों व्यक्ति मारे गए और अब जब उन्होंने बचने का प्रयत्न किया तब सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि करने पर विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किए और जंगली जानवरों की भांति उन्हें अपना शिकार बनाया। बर्नी ने कहा था, उसने यानी गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ भी वैसा नहीं किया जो विवेक एवं बुद्धि से परिपूर्ण न हो। यह कहा जा सकता है कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था। अमीर खुसरो ने कहा था, व्यक्ति उसके यानी अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर श्रद्धा प्रकट करने जाते थे, उसकी कब्र पर पवित्र धागा बांधते थे, दुआएं मांगते थे, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। हमीद कलंदर ने कहा है, सुल्तान यानी अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। फरिश्ता ने कहा है, शहीद सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और सुल्तान घोषित किया गया। जियाउद्दीन बर्नी, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामते खुदाई होता है, अतः उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है। बलबन ने कहा है, यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। एल्फिंस्टन ने कहा है, मेरी मृत्यु के पश्चात यह पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अतिरिक्त मेरे पुत्रों में से कोई भी शासक बनने योग्य नहीं है। इल्तुतमिश ने कहा था, नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। मोहम्मद इकबाल ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हमें सिंध की को जीतने का कोई अधिकार नहीं, किंतु हम ऐसा करेंगे तथा यह एक उपयोगी और लाभदायक घूर्णता होगी। चार्ल्स नेपियर ने, हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। जॉन सुलीवान, जितना हो सके उतना हड़प लें, मीर जाफर की सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करें और जब भी इच्छा हो उसमें अपने हाथ डालें। कर्नल मेलिंसन ने कहा था, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त कर हरांस हो गया। विलियम बेंटिक ने कहा, याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। पीटर महान ने कहा था, 30 लाख लोगों के 60 लाख हाथ दमन के विरुद्ध जरूर उठने चाहिए। शक्ति को शक्ति के द्वारा निश्चित रूप से रोकना चाहिए। युगांतर में कहा गया है, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। टीपू सुल्तान ने कहा था, मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ पर समुद्र को सूखा नहीं सकता। सिराजुद्दौला ने कहा, किसके संबंध में कहते हैं, अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था। रणजीत सिंह, हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। कॉर्नवालिस ने कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी ने कहा था, मुसलमान जाति जड़ से ही हमारी दुश्मन है, अतः हमारी सच्ची नीति हिंदुओं को अपनी ओर मिलाए रखने की होनी चाहिए। लॉर्ड एलनबरो ने कहा था, मुस्लिम लीग यह कौन सा अजीब जानवर है, क्या यह राजनीति है? भगवान मुझे बचाएं, क्या यह कांग्रेस विरोध है? जी नहीं। क्या यह लॉर्ड सभा है? जी हाँ। शिवली नैमानी ने कहा था, कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय ने कहा था,
दोस्तों, यदि मेरा विवाह गुलाम भारत में होना है तो मेरी वधू केवल मौत होगी, बारात जुलूस के रूप में होगी और बाराती देश के लिए मर मिटने वाले परवाने होंगे, सरदार भगत सिंह ने कहा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की उन्नति के उस चरण में हैं जहां हमारी उपलब्धियां थोड़ी ही होंगी और हमारी निराशाएं अधिक व कठोर, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यह यानी बम संकेंद्रित नैतिक डायनामाइट है। हरदयाल, फरवरी 1913 ईस्वी में। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है, भगत सिंह ने अदालत में बयान दिया था। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये सी.आर. दास ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने। यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। हर दफ्तर में यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी, सरदार पटेल ने। हिंदुस्तान तलवार के बल पर जीता गया है और तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, एलिंग द्वितीय ने कहा था। हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा, जवाहरलाल नेहरू। ह्यूम तथा उनकी कांग्रेस से सावधान रहिए, डफरी ने कहा था बम्बई के गवर्नर को एक पत्र में। भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा, ये महात्मा गांधी ने बोला था। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव पे कहा था। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना था, मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने। मुझे मरने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि मुझे अपनी कब्र के लिए अपने मुल्क की 2 गज जमीन तक नसीब न हो सकी, बहादुर शाह जफर ने कहा था। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हर मूल्य पर स्वावलंबन, लाला लाजपत राय ने कहा था। क्या आप लोग एक ही देश में नहीं बसते? क्या आप लोगों को एक ही जमीन पर नहीं चलाया जाता? याद रखिए कि हिंदू और मुसलमान शब्द केवल धार्मिक विभेद बतलाने के लिए है, अन्यथा सभी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म के हों एक राष्ट्र के हैं, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। यह अंग्रेज घुसपैठिया ही था जिसने सर्वप्रथम भारत, जो सूती वस्त्र की माँ थी, के माल को यूरोपीय बाजार से निकाला तथा फिर भारतीय बाजार में घुसकर भारतीय चरखे को तोड़ डाला, कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती हैं, विलियम बेंटिक ने कहा था। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया, कीन ने कहा था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व कहा था। उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था, सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन के स्थगन पर कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का है। कांग्रेसी नेता जिन्होंने लंबे संघर्ष के पश्चात सत्ता को छुआ था, इसकी प्राप्ति हेतु उतावले हो उठे। विजय की इस घड़ी में वे किसी भी प्रकार सत्ता से पृथक रहने को तैयार न थे, माइकल ब्रेशर ने कहा था। माइकल ब्रेशर